वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधियाँ, मतलब हम लोग जो पर्सनालिटी होता है किसी भी पर्सन का, पर्सनालिटी को हम लोग किस तरीके से असेस कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनालिटी का, अगर आपके पास नोट्स नहीं होगा, पर्सनालिटी के बारे अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, तो आपको अगर चाहिए होगा इसका लेक्चर तो आप कमेंट करके बताना। मैं ट्राई करूँगी कि आपको पर्सनालिटी का भी एक कंप्लीट लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा दूँ। तो अभी हम लोग समझेंगे कि पर्सनालिटी को कैसे असेस कर सकते हैं, कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कौन सी पर्सनालिटी है, तो हम लोग ये कैसे असेस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, किसी भी पर्सनालिटी को, किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी को असेस करने का दो मेथड है। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा अप्रत्यक्ष विधि, मतलब डायरेक्ट मेथड, और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड देखो, ब्रीफ में आप नाम से ही समझ सकते हो कि डायरेक्ट मेथड के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को आप डायरेक्ट उनसे पूछ के आप उनके बारे जानते हो। जैसे आप डायरेक्ट पूछ सकते हो कि आपका नाम क्या है, तो मतलब आप उनके बारे में पूछते हो कि आप कैसे हो, आपका नाम क्या है, तो आप वहाँ से आपको क्या मिलता है, पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। ठीक है, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष विधि, जहाँ पे आप इनडायरेक्ट वे में आप पर्सनालिटी को जज करते हो, पर्सनालिटी को असेस करते हो। जैसे कुछ कार्ड दिखा के, कुछ गेम करवा के, इस तरह की एक्टिविटी करवा के। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनडायरेक्टली आप क्या करते हो, किसी भी पर्सन का पर्सनालिटी के बारे आप असेस कर सकते हो, या फिर पर्सनालिटी के बारे आप जान सकते हो। तो अब यहाँ पे हम लोग जैसे समझेंगे कि जो हमारा जो अप्रत्यक्ष विधि है, वो हमारा प्रक्षेपी विधि के अंदर आता है, जैसे प्रोजेक्टिव मेथड। तो प्रोजेक्टिव मेथड जो है, इसमें हमारा एक है कि रोसा मसीलक्षम या फिर स्याही धब्बा, जिसको देखो, स्याही धब्बा ज़्यादा एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, स्याही धब्बा से, क्योंकि ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं इंक ब्लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो विधि दिया गया है, ये हरमन रोसा के द्वारा दिया गया है। ठीक है, कि स्याही धब्बा विधि किनके द्वारा दिया गया है, तो हरमन रोसा के द्वारा दिया गया। देखिए, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है और यहाँ से भी आ सकता है। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि यहाँ पे 10 कार्ड के द्वारा टेस्ट किया जाता है, कि यहाँ पे एक 10 कार्ड होता है, जिसमें से और अगर आपका डीप अगर क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव, तो आ सकता है कि कौन कौन से कलर का जो 10 कार्ड होता है, कौन कौन सा कलर का होता है। तो जो 5 कार्ड होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट का होता है, 2 कार्ड रेड होता है और 3 कार्ड क्या होता है, पेस्टल कलर का होता है। ठीक है, तो जो इंक ब्लॉट टेस्ट है, जो किसके अंदर आता है, प्रोजेक्टिव मेथड के अंदर आता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया गया, हरमन रोसा के द्वारा दिया गया। इसमें 10 कार्ड होता है, जिसमें 5 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट होता है, 2 कार्ड रेड होता है और 3 कार्ड पेस्टल कलर का होता है। अब नेक्स्ट होता है टैट। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कथानक संप्रतीक्षण परीक्षण, जिसको दिया कौन है, मॉर्गन मूरे के द्वारा दिया गया था। जिसमें क्या था, टोटल 30 कार्ड्स होते हैं, मतलब यहाँ पे टोटल 30 कार्ड होता है, और 30 कार्ड को दिखा के यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को क्या किया जाता है, असेस किया जाता है। ठीक है, और जो 30 कार्ड होता है, जैसे 30 कार्ड आपको दिखा दिए, उसके बाद वहाँ पे क्या कहता है कि आपको वहाँ पे क्या करने बोला जाता है, कहानी लिखने को कहा जाता है। और देखो, अगर 30 आपको ब्लैंक कार्ड दिया गया सपोज, और आपको वहाँ पे 30 आपको कहानी लिखना है, तो आप जो व्यक्ति का जैसा पर्सनालिटी होगा, मतलब सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू जैसा होगा, वो उस तरीके का लिख पाएगा। तो इससे उस व्यक्ति का क्या पता चलेगा, पर्सनालिटी के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट है CAT, मतलब चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, और ये किसके द्वारा दिया गया, बेलक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दिया किसके द्वारा है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, अभी तक जो जितना भी कार्ड दिखाया जा रहा था, वो जितना भी था वो रिलेटेड था ह्यूमन बींग से। लेकिन जो CAT चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट में, इसमें क्या था कि जो भी कार्ड दिखाया जाता था, वो जानवरों का पिक्चर दिखाया जाता था। और ये मैक्सिमम बच्चों के लिए शायद 3 से 10 साल तक के बच्चों को ये दिखाया जाता था, मतलब 3 साल से लेके 10 साल तक के बच्चों का अगर पर्सनैलिटी टेस्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कार्ड दिखाया जाता था, मतलब जानवरों का पिक्चर दिखाया जाता था, और उस पिक्चर के बारे में बच्चा जैसा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, उस तरीके से क्या होता था, पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता था। नेक्स्ट है PF स्टडी, मतलब पिक्चर फॉर्स्टेशन स्टडी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप एक पिक्चर नाम सुनेंगे, मोनालिसा का पिक्चर। तो मोनालिसा, आज तक भी इसका एक रहस्य ऐसा है कि मोनालिसा का जो पिक्चर है, उसको अगर आप हैप्पी हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो, और अगर आप उस पिक्चर को देखते हो, तो आपको पिक्चर ना बहुत हैप्पी पिक्चर दिखाई देगा, मतलब बहुत अच्छा पिक्चर दिखाई देगा। लेकिन आप फ्रस्ट्रेट हो, आप गुस्से में हो, और अगर आप उस पिक्चर को देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो भी पिक्चर क्या कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, वो भी पिक्चर में आपको उसी तरीके का फ्रस्ट्रेशन दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि पर्सनालिटी का असेस किया जाता है।
नेक्स्ट है वाक्य समापन परीक्षण। देखिए इस परीक्षण में क्या होता है कि आपको कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए जाते हैं, ठीक है, कुछ आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया जाएगा और उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आप देखो कोई भी अगर आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया जाता है और आपको कंप्लीट करने बोला जाता है तो आप वही कंप्लीट करोगे जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जो आप सोच पा रहे हो, जो आपके दिमाग में है, जिस तरीके का आपका पर्सनालिटी है, आप उसी बेसिस पे, उसी अकॉर्डिंग आप वहाँ पे क्या करते हो, उस सेंटेंस को फील करते हो। जैसे सपोज आपको पूछा जाएगा कि आपको अपने फादर के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, तो हर किसी का अपने फादर से रिलेटेड या अपने फादर के रिगार्डिंग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो जो पर्सनालिटी ऑलरेडी बन चुका है अपने फादर के रिगार्डिंग हर व्यक्ति के पास, तो वो अपना मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। तो इस तरीके से इस जो विधि है उसमें क्या करा जाता है कि आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया जाएगा। जैसे आपको अपने टीचर्स के बारे, जैसे क्लास में 30 स्टूडेंट है और आपको एक पर्टिकुलर टीचर के बारे में पूछा जाएगा कि टेल मी अबाउट योर साइंस टीचर। तो जो 30 स्टूडेंट है तो 30 स्टूडेंट का अलग अलग मतलब 30 पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, वो उसके पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए ईजी हो जाएगा कि जो जिस तरीके का आंसर करेगा वहाँ से पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो ये था वाक्य समापन परीक्षण। नेक्स्ट है ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। यहाँ पे क्या होता था कि एक ब्लैंक सीट दिया जाता था, ब्लैंक पेपर दिया जाता था और कुछ भी ड्रॉ करने के लिए बोला जाता था। और यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ पे व्यक्ति वही चीज़ को ड्रॉ करेगा जो उसके माइंड में, जो जिस चीज़ के बारे में सोच रहा है, जैसा सोच रहा है वो मतलब अपना बिहेवियर को उसी तरीके से क्या करेगा, शो करेगा ड्राइंग के थ्रू। और नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। अभी हम लोग प्रोजेक्टिव मेथड पढ़ रहे थे, प्रक्षेपी विधि। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। तो जो नॉन प्रोजेक्टिव मेथड होता है ये दो तरह का होता है। पहला स्टैंडर्डाइज टेस्ट और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। तो जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव मेथड भी बोलते हैं, तो ये तो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्टिव मेथड किसके अंतर्गत आता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट या फिर नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि सब्जेक्टिव मेथड किसके अंतर्गत आता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है वो सब्जेक्टिव मेथड के अंदर आता है और जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर आता है। तो जो आपका जो पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग जो बुक है उसमें आप लोग टेस्ट के बारे में, बहुत सारा टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है, एनआरटी क्या होता है, सीआरटी क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग समझेंगे कि जो मानकीकृत परीक्षण होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड मानक रेडी किया जाता है। मतलब सपोज आपका एग्जाम है, आप ऐसा समझ सकते हो जिससे 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो 100 मार्क्स में ये आपको फिक्स कर दिया जाता है कि आपको अगर 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल का है, ठीक है, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल का है, तो 80 मार्क्स में आपको एटलीस्ट 33 मार्क्स आपको क्या करना पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। अगर आप 33 मार्क्स नहीं लाते हो तो आप मतलब एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो ये क्या किया गया, एक मानक रेडी कर दिया गया है कि आपको इतना मतलब 33 नंबर से नीचे आपको नहीं ही लाना। अगर आपको पास होना है तो आपको कितना लाना पड़ेगा, 33 एंड एबव लाना पड़ेगा। तो ये होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। यहाँ पे उस तरह का कुछ ये नहीं होता, तभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जैसे अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट का कुछ एग्जाम्पल है कि जो अचीवमेंट टेस्ट, स्कोर कार्ड और इंटेलिजेंस टेस्ट। जिससे स्कोर कार्ड में भी क्या होता है, स्कोर कार्ड में भी आपका पूरा स्कोर लिखा रहता है कि आप इतने मार्क्स में आप इतना लाए हो, इतना मार्क्स में आप इतना अटेंड किए हो, तो आप पास हो या फेल हो। तो ये सारा जो है वो किसका एग्जाम्पल है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसका बहुत ये सारा जो टेस्ट है ये बहुत डिटेल में भी पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि अचीवमेंट टेस्ट क्या है, इसको इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, ठीक है। जैसे एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड होता है, रेटिंग स्केल, तो ये सब डायरेक्टली इस पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सभी किसका एग्जाम्पल है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। देखिए इस टेस्ट में ना इस तरीके का मानक नहीं रेडी किया जाता है कि आपको इतना मार्क्स लाना होगा या फिर आपको इतना ये करना होगा तभी आप पास। यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में जैसे इंटरव्यू के थ्रू कि आप देखते होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो आप जो भी इंटरव्यू ले रहे होते हैं आप देखोगे कि उनसे बहुत अच्छे से बात हो गया, वो आप उनसे थोड़ा सा अच्छे से स्माइल करके भी बात कर लिए अच्छे से, आप
प्रीटी श्योर हो जाते हो कि हाँ, मतलब हम यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप सिलेक्ट नहीं होते हो। तो क्या रीज़न होता है कि वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाता है? तो यही होता है कि वहाँ पे आपके पर्सनैलिटी के बारे वो क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, ऑटोबायोग्राफी। अब देखिए ऑटोबायोग्राफी समझ सकते हैं कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, तो अगर कोई महेंद्र सिंह धोनी के ऑटोबायोग्राफी को लिखता है, तो हम लोग ऑटोबायोग्राफी को भी देख के भी किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी को क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि वो व्यक्ति या फिर वो पर्सन किस बिहेवियर मतलब किस बिहेवियर का है, कैसा बिहेवियर था या कैसा बिहेवियर है। नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे केस स्टडी। तो देखो केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी होता है कि किसी भी चीज़ को डीप एनालाइज करना, डीप स्टडी करना। तो यहाँ पे क्या होता है कि डीप स्टडी करके भी किसी भी पर्सन का पर्सनैलिटी को क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री मतलब कि आप समाज में कैसा संबंध है लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ आपका रिलेशन कैसा है, समाज में आपका उठना बैठना कैसा है। तो इस तरह से भी समाज में क्या होता है, पर्सनैलिटी का असेस होता है। जैसे आप सुनते होंगे समाज के लोगों से ही कि वो व्यक्ति ऐसा है या फिर वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति तो ऐसा है। तो वो किस बेसिस पे जज कर पाते हो? वो अब जिस तरीके से आप समाज में खुद को रिप्रेजेंट करते हो, समाज के लोगों के साथ जैसा आपका रिलेशन होता है, तो समाज में जो लोग होते हैं वो उसी तरीके से उसी जो आप रिप्रेजेंटेशन होता है आपका, उसी रिप्रेजेंटेशन को देख के वो क्या कर पाते हैं, आपको जज कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है कि आपका हर रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, कि आप हो कैसे, आप कितना ऑब्टेन करो, ये सारा रिकॉर्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो ये था कंप्लीट टेस्ट। कुछ और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट था कि इसका यूज करके आप किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आप क्या कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।